हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है 28 मई को आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 का एग्ज़ाम है। उसके लिए हम जनरल अवेयरनेस का रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें आज है हमारा पार्ट नंबर 7। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो कि आरबीआई सर्कुलर पे बेस्ड है। तो ये नियर अबाउट हम 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। एक बार आप इसको गो थ्रू कीजिए। वैसे तो काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है, इसके 100-200 भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स कंटिन्यू टू बी आइडेंटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। ये सिस्टम नहीं है, मतलब हम जो कहते हैं ना सिस्टम, वो नहीं है, ये सिस्टमिक है। सिस्टमिक, SYSTEMIC, सिस्टमिक, यानी कि जो हमारा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम, अगर ये कुछ बैंकों को कुछ हो जाए तो हमारा जो पूरा सिस्टम है उसके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए इसको सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है डी सिब यानी कि डोमेस्टिक, यानी कि इंडिया के मार्केट को प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये बैंकों को प्रॉब्लम आ गया तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से ऐसे बैंक है कि जो इसमें कंटिन्यूसली वो जो लिस्ट है वो अपडेट होती रहती है, उसमें उसका नंबर आता है। तो आप आंसर देने का ट्राई कीजिए, हम अगले स्लाइड पे इसका आंसर देखते हैं। तो ये है सी, यानी कि SBI, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक। अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो HDFC बैंक ये है सबसे बड़ा है। कंटिन्यू टू बी आइडेंटिफाइड एज अ डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स अंडर द सेम बकेटिंग स्ट्रक्चर एज in the 2018 list of the DCIPs. The DCIP framework requires the Reserve Bank of India to disclose the names of banks designated as a DCIP starting from 2015 and place these banks in appropriate bucket depending upon their systemic important scores. तो ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं। अगर इसको और डीप में गए तो काफ़ी डीप में जा सकते हैं हम। उसका बकेट क्या है, वो क्या है, वो हम आगे के यहाँ पे देखेंगे। What is the additional कॉमन इक्विटी टीयर 1, यानी कि इसको CET कहते हैं, CET1 रिक्वायरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। आपको पता है बैंकों का जो लोन होता है उसको हम एसेट कहते हैं। हर एक जो लोन है उसको अलग अलग रिस्क वेट असाइन किया जाता है आरबीआई की तरफ से। जैसे होम लोन है, ये कम रिस्क, लेस रिस्की होता है, इसलिए उसको 50% या 70% ऐसा कम रिस्क वो असाइन करेंगे। पर्सनल लोन है या लोन अगेंस्ट शेयर्स है, वैसे तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे रिस्क की कैटेगरी के अगेंस्ट लोन दिया जाता है उसको हाइयर वेट असाइन किया जाता है। तो वो जो है उसको कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट फॉर SBI एज इट इज़ अ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। सिस्टमेटिक नहीं, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो यहाँ पर वो जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, हर बैंक को एक अलग अलग बकेट में रखा गया है और उसको एक वेट असाइन किया गया। तो यहाँ पर SBI जो है उसको 0.6%, यानी कि जितना बड़ा बैंक होता है उतना एडिशनल कैपिटल वहाँ पर लगता है। अभी ये बकेट में कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है। ICICI बैंक एंड HDFC बैंक को 0.2% का कॉमन इक्विटी टियर एडिशनल रखने को कहा गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का सेट होता है तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। What is the additional common equity tier 1 requirement as a percentage of risk-weighted asset for HDFC बैंक एंड ICICI बैंक? ठीक है, एक्चुअली ये मतलब पिछले ही क्वेश्चन में कवर हो गया था, तो अभी आपको पता होगा इसका आंसर 0.2%। ठीक है, 0.2%, क्योंकि पिछले इसमें हमने एक्सप्लेनेशन में देखा है। तो अभी आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक को 0.2% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट एडिशनल CET1 एंड SBI को जो है वो 0.6% है। ये आप अभी भूलेंगे नहीं। As per RBI's framework for the small value offline payment transaction which take place in the digital mode, the upper limit for offline payment transaction was fixed at how much amount? And the total limit on a payment instrument is at ₹2000। ठीक है, तो ये जो अपर लिमिट जो है, यानी कि ऑफलाइन मोड में आप कितना मैक्सिमम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, आप अपना आंसर लिखिए, फिर बाद में देखते हैं हमें कि कितना इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है ₹200। कभी कभी क्या है ना, यहाँ पर ये अमाउंट देने के बाद थोड़ा सा हमें आइडिया आ गया कि वो 2000 से कम होगा, लेकिन एग्ज़ाम में मुझे ऐसे लगता है ना इसका
वो ऑप्शन 200, 500, 1000, 2000, 5000 ये नहीं देंगे तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें लगता है 200 रुपये ये मैक्सिमम अमाउंट बहुत कम लगता है। ठीक है, इसलिए तो इनिशियली हमने जो यहाँ पर प्रोजेक्ट किया था ना कि एक इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। ये जो अभी जस्ट देखते हैं मुझे ये थोड़ा क्लिक हो गया कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि 35% सेविंग टाइम। आपको पता है जब आपने कौन का देखा होगा, अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अगर हम 33% कम करते हैं, ठीक है 33% अगर कम करते हैं मान लीजिए x से y, तो अगर इसको फिर से हमें वो लेवल पे जाना है तो यहाँ पे हमें 50% बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम आपका पढ़ने का 35% टाइम सेव करते हैं, तो इनडायरेक्टली इसका दूसरा मीनिंग होता है कि हम हमारी जो गति है या हमारा जो स्पीड है उसको हम फास्ट 50% से बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने ओल्ड स्लाइड का लगा लिया, तो उसको 35% टाइम सेव या 50% फास्ट दोनों तरीके से हम दिखा सकते हैं। बस ये देखने का नज़रिया अलग अलग है, एक हम स्पीड के एंगल से बात कर रहे हैं, एक हम टाइम सेविंग के एंगल से बात कर रहे हैं। ये है उसका आंसर, ये 200 है। आपको अगर डिटेल में यहाँ पे देखना है क्या क्या है तो यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं। एज पर द लेटेस्ट डेटा ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, India's foreign currency reserves have reduced by 1.466 billion to dash dash as on 31st December 2021। तो ये आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा होगा, बजट में देखा होगा, क्योंकि लेटेस्ट डेटा जो अभी है ना ये अभी 595 बिलियन डॉलर्स तक गया है। लेकिन एग्जाम में क्या है, आपको एक टाइम रेफरेंस दिया जाएगा या आपको बताया जाएगा कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे, एज पर बजट। तो इसलिए आपको दो अमाउंट याद रखिए, एक तो इकोनॉमिक सर्वे वाला डेटा है 633 बिलियन डॉलर्स, एंड अभी लेटेस्ट वाला देखेंगे तो ये 595 बिलियन डॉलर के आसपास है। चलिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड नॉर्म्स फॉर एंटिटीज दैट हार्नेस डेटा फ्रॉम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इसको CICs भी कहते हैं, और क्रेडिट ब्यूरोज। एज पर द नॉर्म अ कंपनीज नेटवर्थ मस्ट बी एटलीस्ट, मतलब ऐसी जो कंपनीज होगी उनकी नेटवर्थ मिनिमम कितनी होनी चाहिए। आप ट्राई कीजिए, यहाँ पर ये होगा आंसर 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए एग्जाम में आ सकता है। द RBI हैज रिलीज नॉर्म्स फॉर एंटिटीज दैट हार्नेस, यस ये आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन में कि 2 करोड़ का आपका नेटवर्थ होना चाहिए। एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंटिटीज टू बी हाईलाइटेड एज अ specified users, what is the requirement of minimum years of experience to execute a business or activity of processing information। यानी कि ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है। पिछला हमने देखा कि 2 करोड़ मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए, अभी कितने साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि नेटवर्थ कितना है 2 करोड़ एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ये, इसके लिए स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा इसको। द RBI हैज़ रिसेंटली एस्टेब्लिश अ सेपरेट इंटरनल डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक, दैट इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। हु इज द न्यूली अपॉइंटेड हेड ऑफ द सेड डिपार्टमेंट। आपने पढ़ा होगा ये अजय कुमार चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फेज 1 में या फेज 2 में डेफिनेटली आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट जो फॉर्म हुआ है 4 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से पढ़िए। एंड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री चौधरी विल लुक आफ्टर फिनटेक डिपार्टमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट इंटरकनेक्टेड डिपार्टमेंट है ये। इसके पहले उन्होंने क्या किया था कि बाय सब्ज्यूमिंग द फिनटेक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम सेंट्रल ऑफिस, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर मर्ज कर दिया गया है। ये पहले डिवीजन था, फिर बाद में उसको डिपार्टमेंट बना दिया, क्योंकि आपको पता है फिनटेक में काफ़ी सारी एक्टिविटी हो रही है। डॉक्टर दीपक कुमार हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू ED ऑफ RBI विल लुक आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो एक तो हमने देख लिया है कि पिछले ही स्लाइड में फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, एक मिनट, AK चौधरी सर के हमने 3 डिपार्टमेंट देखी है। RBI में क्या होता है, चीफ जनरल मैनेजर यानी कि ग्रेड F जो ऑफिसर होते हैं, उसके बाद वो ED बनते हैं एंड उनके पास 3 से 4 डिपार्टमेंट का चार्ज यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर दीपक कुमार सर के पास ये है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, और
डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस, जीआईसी, जीसी, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन विच इज़ होलली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो ये इसका आंसर होगा ई, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड डीआईसी जीसी। तो ये ई आंसर यहाँ पर करेक्ट है। इनका अपॉइंटमेंट जो है 3 जनवरी 2022 को हुआ है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कहते हैं, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन है, डीआईसी जीसी है। डीआईसी जीसी एक अलग एंटिटी है, अलग एक्ट के थ्रू उसका काम चलता है एंड वो होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की। श्री अजय कुमार चौधरी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू ईडी वॉज अर्लियर डेजिग्नेटेड एज। इसका मतलब वो पूछ रहे कि ये जो सर थे पहले कौन से डिपार्टमेंट के सीजीएम थे। मैंने आपको बताया था कि ईडी होने से पहले वो किसी एक डिपार्टमेंट के सीजीएम होते हैं। तो ये है चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। और अभी वो कौन से डिपार्टमेंट देखने वाले हैं? फिनटेक है, रिस्क मॉनिटरिंग है एंड इंस्पेक्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वेयर इज द बैंक हेडक्वार्टर? ये बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आई थिंक लखनऊ में है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ यूपी में। The Reserve Bank of India has recently imposed several restriction. What is the cap amount of the withdrawal in such a restriction? यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद आपको अगर कुछ विड्रॉल करना है तो वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। यानी कि ये किस लिए करते हैं? अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो लोग सारा पैसा निकाल के चले जाएंगे। तो इसलिए वो बैंक अनस्टेबल ना बने, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। और ये 1 लाख रुपए का रिस्ट्रिक्शन लगाया है। लखनऊ का है, 1 लाख रुपए का विड्रॉल का लिमिट है। रिस्ट्रिक्शन कम इनटू फोर्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द बिजनेस आवर्स 28 जनवरी। 28 जनवरी से वो रिस्ट्रिक्शन लग गए। तो जिनका ज़्यादा पैसा है उन्हीं को मैक्सिमम प्रॉब्लम यहाँ पर आता है। द आरबीआई हैज़ इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शन। वही क्वेश्चन है, उसी को एक अलग अलग फॉर्म में पूछा। इंक्लूडिंग द कैप ऑफ 1 लाख। दिस रिस्ट्रिक्शन इज अलाउड ऑन विच अकाउंट्स? मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के अकाउंट में से पैसे निकालना यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो ये सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, मतलब किसी के आरडी भी हो सकती है, कोई भी अकाउंट है, एफडी भी हो सकता है। तो एनी अदर अकाउंट, यानी कि यहाँ पर है ABC, यानी कि सभी टाइप के अकाउंट को रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। गवर्नमेंट हैज परमिटेड डैश इंस्टीट्यूशंस टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट की बहुत बड़ा नाम है, आपको याद रखना है, 2016 फॉर द पर्पज ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो कौन सी ये एंटिटी है? तो ये PNB कैनरा, ये PNB है, पंजाब हाउसिंग फाइनेंस। ये अगर थोड़ा डीप में देखना है तो ये सेक्शन भी आ सकता है, सेक्शन 11A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये एक्ट 2016 का है। RBI has decided to increase the threshold limit for the deposit and other extension of funds made by the non-financial small business customers from rupees 5 crore to how much? ये अमाउंट है for the purpose of maintaining liquidity coverage ratio LCR under the Basel 3। तो यहाँ पर 5 करोड़ से, अगर आप देखेंगे ना, जनरली स्टैंडर्ड जो होता है 5 से 7.5, 5 से 10, 15 इस टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पे ये या ये आंसर आ सकता है। तो मुझे लगता है ये आंसर होगा 7.5। ठीक है, वही आंसर है यहाँ पर। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि हमने अभी हमारे कोर्सेस में इस तरीके से सारे अरेंजमेंट की है। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है 35% से सेव होगा, या आप उसको अलग एंगल से देखेंगे तो आपका जो स्टडी है 50% फास्टर वे में होगा। इसके लिए हम क्रिस्प नोट्स बना रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, 4 न्यूज़पेपर पढ़ के उससे हम बीपीडिया बना रहे वीकली। आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद यहाँ पर टेस्ट बना सकते हैं, अपना प्रिपरेशन है वो यहाँ पर कैसे चल रहा है वो सकते हैं। और अभी आपको पता है 28 मई का एग्ज़ाम हो जाने के बाद इमीडिएटली हम जो फेज़ 2 के लिए क्लासरूम कोर्स कंडक्ट करने वाले 5 दिन का, जो 31 से चालू होने वाला है, यानी कि 28 के बाद आपको 29 का टाइम मिलेगा, 29, 29 का, उसके बाद 30 है एंड 31 से चालू होगा। तो यहाँ पे क्या है, ECGC का एग्ज़ाम है
एंड ये एक दिन आपको आने जाने के लिए ये दिया है। तो लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो रिजल्ट आने तक वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना पढ़ाई चालू नहीं करते। तो हमारा पर्पज़ वही है कि वो जो पीरियड है बीच वाला अच्छी तरीके से आपका यूज़ हो जाए। हम सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक पढ़ाने वाले हैं। आपको अगर इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसका पहला बैच हमने फरवरी में कंडक्ट किया था। बहुत सारे बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए थे एंड काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा। तो बस यही इस वीडियो में आपको कुछ आरबीआई सर्कुलर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताने थे। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है लेकिन यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।